आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है, पिछले वीडियो में पार्ट 2 में मैंने आपको जो समझाया था उसी से आगे आपको आज मैं समझाने जा रहा हूँ। ध्यान देना है आपको। सबसे पहले वर्वन जिनका कार्यकाल 1265 से 1296 था, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल समझना है और बनने वाले प्रश्नों को नोट करते हुए ध्यानपूर्वक लिखना है। यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर बताने के बाद यदि आपको उस प्रश्न का उत्तर ध्यान नहीं रहे तो आप उन्हें भी हम वीडियो को देख करके समझ सकते हैं और उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है पार्ट 3 में, पार्ट 2 के पार्ट 3 में वर्वन 1265 से 1296 के कार्यकाल में इनके जीवन से जुड़ी हुई बातें। आप सभी को ध्यान देना है कि वर्वन का पूरा नाम क्या था। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, और फिर उसी प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। वर्वन का पूरा नाम उलुग खां वर्वन था। क्या नाम था? उलुग खां वर्वन था। ध्यान रखिएगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को, छोटे से प्रश्न को बना लो। वर्वन का पूरा नाम क्या था? उत्तर आप नोट कर लीजिए। वर्वन का पूरा नाम उलुग खां वर्वन था। ठीक है। इसी के आगे आप बढ़िए और ध्यान दीजिए। इल्तुमिश, ये बलबन अचानक कहां से आ गया? तो आपको सबसे पहले देखना है 40 व्यक्तियों का एक दल था जिसे चहलगामी के नाम से जाना जाता है। चहलगामी अमीर तुर्कों का एक दल था। उसी में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था उलुग खां वर्वन। अब आपको यहाँ पर समझना है कि इल्तुमिश के चहलगामी 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए, कि उलुग खां किस दल से संबंधित था, तो आपको उत्तर देना सभी विद्यार्थियों को कि इल्तुमिश के चहलगामी 40 नामक तुर्की दासों के एक प्रसिद्ध दल से उलुग खां संबंधित था। वह 1265 ईस्वी में शासक बना। वह कौन? उलुग खां बलबन। उसने मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। आपको याद, ध्यान देना है सभी विद्यार्थियों को। ये पिछली साल के बोर्ड के पेपर में, पिछले सालों के बोर्ड के पेपर में पूछा था कि दीवाने आरिज का क्या अर्थ होता है। तो आपको उत्तर देना है दीवाने आरिज एक सैन्य विभाग था जिसे उलुग खां बलबन ने मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बनाया था। आपको समझ आया? फिर इसी को अगर आपको दोबारा समझ नहीं आ रहा, मैं इस प्रश्न को दोबारा रिपीट कर देता हूं। आप ध्यान दीजिए कि सैन्य दीवाने आरिज, प्यारे बच्चों, दीवाने आरिज का क्या अर्थ होता है, ये प्रश्न है। उत्तर आपको लिखना है सभी को। दीवाने आरिज एक सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन ने की थी। क्यों की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए एक सेना का, सैन्य विभाग की एक स्थापना की थी ताकि उनका मुकाबला किया जा सके। ठीक है, आगे चलिए। फिर आप ध्यान देना है, उसके बाद उन्होंने एक प्रथा की और शुरुआत की थी जिसका नाम है सिजदा और पावोस। आपको ध्यान देना है, बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत सिजदा और पावोस का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको सभी को ध्यान देना, सिजदा और पावोस का अर्थ होता है सम्राट के सम्मुख झुककर उनके पैरों को चूमना।
ये अर्थ होता है सिजदा और पागोस का। सिजदा पागोस का अर्थ पुनः समझ लीजिए आप। सिजदा और पागोस का अर्थ होता है सम्राट के सम्मुख झुककर उनके पैरों को चूमना। यदि कोई व्यक्ति उनके दरबार में झुक करके उनको पैरों को नहीं चूमता है तो उनके दरबार में उस व्यक्ति को दंडित किया जाता था, अर्थात नियमों का उल्लंघन माना जाता था। तो आपको ये प्रश्न को ध्यान देना, नोट कर लीजिए आप प्रश्न को। सिजदा और पागोस का क्या अर्थ है? उत्तर मैं आपको पुनः बता रहा हूँ। सम्राट के सम्मुख झुककर उनके पैरों को चूमना सिजदा और पागोस का अर्थ होता है। और ये प्रथा किसने लागू की? ये प्रथा उलुग खां बलबन ने शुरू की थी। यहां तक समझ में आया? इसके बाद आप आगे देखिए, फिर उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए एक नीति अपनाई। उस नीति का नाम था लोहे और रक्त की नीति। लोहे और रक्त की नीति से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद उसका आंसर नोट कर लीजिए। लोहे और रक्त की नीति से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न है, ये भी बोर्ड की परीक्षा में कई बार आ चुका है, मोस्ट क्वेश्चनों की गिनती में आता है ये। इसलिए आपको इसका प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करते हुए आपको लिखना है और याद करना है और समझना है, ताकि आपको ये कंटिन्यू याद बना रहे। ध्यान दीजिए, लोहे और रक्त की नीति की शुरुआत या ये प्रथा किसने लागू की थी? तो लोहे और रक्त की नीति उलुग खां ने चालू की थी। इस नीति के तहत आप ध्यान देना, आपको लोहे और रक्त की नीति के तहत विद्रोही पुरुष को मार दिया जाता था और उनके बच्चे और उनकी पत्नी अर्थात स्त्रियां को गुलाम बना दिया जाता था। इसके बाद 1296 में उलुग खां की मृत्यु हो गई और मृत्यु हो जाने के बाद जो उनके दरबारी अमीर थे, जो उनके दरबारी अमीर तुर्की अमीर जो थे, उनमें एक खूनी संघर्ष हुआ और खूनी संघर्ष में वे एक दूसरे को कमजोर साबित करने का प्रयास करने लगे। क्यूमर्स का उसी समय क्यूमर्स का वध कर जलालुद्दीन खिलजी अर्थात अंतिम में अमीर के अमीर वर्ग में से क्यूमर्स का वध कर जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सम्राट घोषित कर लिया। ठीक है, इस प्रकार इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, बलबन के राजस्व सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न क्या बोला मैंने? बलबन के राजस्व सिद्धांत को समझाइए, अर्थात बलबन ने राजस्व सिद्धांत में किन किन बातों पर जोर दिया है। बलबन का राजस्व सिद्धांत प्रसिद्ध भी रहा है, तो ध्यान दीजिए। बलबन की मान्यता थी, क्या मान्यता थी बलबन की? कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। हर कोई राजा नहीं बन जाता, हर कोई व्यक्ति में ये ऐसे गुण नहीं होते हैं। यदि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर मान लीजिए वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो एक ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में है, उनमें कुछ ऐसे गुण होंगे, उन्हीं गुणों के कारण आज पूरे देश का शासन चला रहे। तो राजा में भी कुछ ऐसे गुण होते हैं जो ईश्वर प्रदत्त होते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, राजा साधारण जनता से भी अलग होता है। आपने देखा होगा कभी किसी राजा जब अपने दरबार से बाहर निकलता है तो आम जनता उन तक पहुंचने में भी असमर्थ होती है, इतनी उनकी समुचित व्यवस्था होती है। ऐसा उसमें क्या है, ऐसा आप में क्या नहीं है? तो ऐसे गुण विद्यमान होते हैं जिनके कारण वो जनता से अलग होते हैं। वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त होता है, अर्थात ईश्वर के द्वारा उसे पहले से ही ऐसे गुण प्रदान किए जाते हैं जिनके कारण वह उस कार्य को करता है। वह तुर्क अमीरों के विद्रोह से, वह कौन? बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से पहले से परिचित था, इसलिए उसने कठोर नियम बनाए और कठोर नियम बना करके उनकी कठोरता से पालना भी सुनिश्चित की। इसके बाद कानून व्यवस्था को सुधार कर, उन्होंने कानून व्यवस्था को सुधार कर चोरों
डाकुओं का दमन करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो विरोधी थे, यानी बलबन के जो विरोधी थे, उनको कुचलना उनका मुख्य कार्य था, ताकि उनके शासन के दौरान किसी भी प्रकार की किसी भी विरोधी से कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। इस प्रकार ये बलबन के सिद्धांत को आपको याद करना है। अब आपको यह थोड़ा सा ध्यान देना है, एक तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपको वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है ये। एक तो बलबन के सिद्धांत को याद करना, एक आपको यहाँ से जो सिजदा और पागोस, ये जो आपका सिजदा और पागोस आया है, इसका प्रश्न आपको याद करना है। तीसरा आपको 40 गामी वाले टॉपिक को ध्यान देना है। तो आपको इस बलबन के सिद्धांत में से और सिजदा और पागोस और दीवाने आरिफ, ये 3 मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 आपका एक यहाँ आ गया, नंबर 2 सिजदा पागोस और नंबर 3 बलबन का सिद्धांत। ये 3 प्रश्न इस टॉपिक में से आपको हर हाल में याद करते हुए आगे बढ़ना है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे इस चैनल को कंटिन्यू आगे देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।